तैयारियां कर रही भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूत रणनीति की ओर आगे बढ़ रही है। इसी वजह से आज और कल संघ और भारतीय जनता पार्टी का समन्वय बैठक किया जाएगा। इस बैठक में कई सारे उत्तर प्रदेश के मंत्री इस बैठक में सम्मिलित होंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में संघ के दत्तात्रेय होसबोले भी शामिल होंगे। तो वहीं कई सारे ऐसे मंत्री होंगे जो इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ ये बैठक उन दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को एकत्रित कर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए कर रही है। बूथ सशक्तिकरण को लेकर भी मंथन किया जाएगा जो कि 26 सितंबर को है। इसके साथ ही साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश की रणनीति कहीं ना कहीं एक मजबूत रणनीति मानी जाती है, राजनीति मानी जाती है। और उत्तर प्रदेश में ये टारगेट दिया गया है कि 80 की 80 लोकसभा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने पाली में लाएगी। और ये टारगेट लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे की तरफ बढ़ रही है। देखने वाली बात होगी कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो वोटर्स को एकत्रित करने में लगे हैं, वोटर्स अभियान चलाने में लगे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को वोटर लिस्ट में सम्मिलित करने में लगे हैं, उनको कितनी सफलता मिलती है और 2024 लोकसभा चुनाव में कितनी मददगार होती है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरामैन दीपक के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आईजीआरएस और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का जो निस्तारण का रिपोर्ट कार्ड है वो मुख्यमंत्री को सौंपा गया। उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उत्तर प्रदेश के टॉप 10 और टॉप बॉटम जिलों के कप्तानों और डीएम की लिस्ट बनाई गई। इसके बाद से उन सभी डीएम और सभी कप्तानों को जो टॉप बॉटम में थे हिदायत दिया गया, सख्त निर्देश दिया गया कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं जो टॉप 10 ऊपर के यानी कि जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले डीएम और जो कप्तान थे उनको सराहना भी दी गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ये कहा कि अगले महीने फिर से उन्हीं मामलों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा जिन मामलों में खराब प्रदर्शन जिले के डीएम और कप्तानों ने किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी हिदायतें दी कि जनता के लिए अगर सुनेंगे तो हम आपकी सुनेंगे। और कहीं ना कहीं ये साफ निर्देश था कि जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उसको मुख्यमंत्री द्वारा लाभान्वित किया जाएगा। अगर बात करें टॉप 10 जिलाधिकारियों की तो उसमें श्रावस्ती सहित तमाम ऐसे टॉप 10 जिले हैं जो इनमें आए हैं। वही अगर बात करें टॉप बॉटम 10 की तो उसमें गोरखपुर, प्रयागराज, तमाम ऐसे जिले हैं जहां के कप्तानों ने खराब प्रदर्शन किया है। वहीं अगर जिले के कप्तानों की बात करें टॉप 10 लिस्ट में तो इसमें भी श्रावस्ती, बागपत के तमाम नाम हैं, अमेठी के नाम हैं। वहीं अगर बॉटम 10 जिले के कप्तानों की अगर बात करें तो लखनऊ, गोरखपुर सहित तमाम ऐसे बॉटम 10 जिले हैं जिनके नाम सम्मिलित हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अगले महीने की इस लिस्ट में वो कप्तान और वो डीएम अपने में सुधार लाते हैं या फिर मुख्यमंत्री के गुस्से के शिकार होते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। संसद का विशेष सत्र जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है और पहले ही दिन देखिए प्रधानमंत्री मोदी संसद में संबोधित करते हुए नजर आए, जहां उन्होंने संसद के 75 सालों पर चर्चा की और क्या कुछ हुआ था इस बीच उसको लेकर भी चर्चा करते हुए नजर आए। हालांकि देखिए बताया जा रहा है कि संसद में इस बार विशेष सत्र में 8 बिल पर चर्चा होनी है, जिनमें से 4 बिल जो कि एक प्रेस से जुड़ा हुआ है, एक अधिवक्ताओं से जुड़ा हुआ है, उनको लेकर वो कि जनमानस के सामने आ चुके हैं। लेकिन अभी और बाकी के 4 बिल हैं जो कि सबके सामने आने बाकी है कि आखिर वो कौन से ऐसे 4 बिल और हैं जिन पर चर्चा होगी। हालांकि देखिए विपक्ष की तरफ से अगर बात करें तो देखिए कांग्रेस लगातार इस बात की मांग कर रही है कि संसद के अंदर जो है महिला आरक्षण बिल जो है उस पर चर्चा होनी चाहिए और वो बिल जो है संसद में पास होना चाहिए। अब देखना ये होगा इन तमाम चीज़ों के बीच में जब ये एक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, क्या ये सार्थक रूप से चल पाएगा, क्योंकि लगातार जो लोग हैं वो अपनी अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। सोनिया गांधी ने भी देखिए चर्चा के लिए एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी
रखी थी जिन मुद्दों पे चर्चा करना चाहती है, चाहे उसमें मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे महिला आरक्षण की बात हो, बेरोजगारी की बात हो। अब ये सत्र भी क्या बाकी के सत्र की तरह हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा या फिर कुछ विशेष बिल इस संसद के विशेष सत्र में पास हो पाएंगे, ये देखना होगा। कैमरा प्रवीण के साथ आंचल यादव, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। संबल में गणेश चतुर्थी मेले का आयोजन किया जा रहा है और वहीं मेले का उद्घाटन करने राज्य मंत्री गुलाबो देवी पहुंची हैं। और वहीं जिस तरह से मेले का उद्घाटन किया है, तो दरअसल हम आपको बता दें, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और वहीं गुलाबो देवी ने जन्मदिन भी मनाया है और गणेश चतुर्थी मेले का उद्घाटन भी किया है। तो जैसे ही उन्होंने मेले का उद्घाटन किया है, तो नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है, उनकी धूम मेले में भी देखने को मिली है। और गणेश चतुर्थी मेले पर भगवान गणेश की पूजा के साथ साथ जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी धूम देखने को मिल रही है। और जो राज्य मंत्री प्रदेश सरकार की जो गुलाबो देवी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो उन्होंने एक अनोखा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि 2024 नज़दीक है, 2024 आने वाला है, लोकसभा का चुनाव जो है नज़दीक है और जो देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के लिए अपना परिवार मानते हैं और उन्हें राशन से लेकर हर चीज़, हर सुविधा देने का काम देशवासियों कर रहे हैं। अब 2024 के मौके पर या 2024 लोकसभा चुनाव जो आएगा, उसे अगर आप भूलेंगे, देश के प्रधानमंत्री को धोखा देंगे या उन्हें वोट नहीं देंगे, तो जो गणेश भगवान है उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। तो वहीं इस बयान के बाद ये बयान जमकर वायरल भी हुआ है और इस बयान के लिए अलग दृष्टि से भी देखा जा रहा है, क्योंकि एक जिम्मेदार राज्य मंत्री ने, गुलाबो देवी ने इस तरह का बयान दिया है, वो भी गणेश चतुर्थी मेले पर। तो ये बयान जमकर वायरल हो रहा है और लोकसभा चुनाव को लेकर सभी जनपदवासियों से, प्रदेशवासियों से, देशवासियों से ये अपील कर रही हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए अगर लोकसभा चुनाव में अगर उन्हें धोखा दिया है, उन्हें वोट नहीं दिया, उन्हें नहीं जिताया, तो जो गणेश भगवान हैं उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। तो इस तरह का जो बयान दिया गया है, ये गैर जिम्मेदार बयान है। तो इस बयान को लेकर ये जमकर वायरल हो रहा है। एक जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा एक प्रदेश सरकार की जो राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने जिस तरह का बयान दिया है, तो इस बयान को लेकर जो विपक्षी दल जो है इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। संबल संतोष यादव, प्राइम न्यूज। गोंडा पुलिस को ने एक झूठी लूट का खुलासा किया है। मामला चूँकि गोंडा के रानी बाजार के एक व्यापारी का है। व्यापारी अमरदीप अग्रवाल का चालक राजू यादव, वो पिकअप में सामान लोड करके बभनान कस्बे के व्यापारी शेषराम साहू के यहाँ जाता है, जहाँ वो माल सप्लाई देता है। माल सप्लाई देने के बाद में वो वहाँ से 3,36,200 रुपये लेकर चलता है और रास्ते में मस्करवा के आगे एक अमवा जंगल है। अमवा जंगल पहुंचने पर उसको 2 स्कॉर्पियो सवार व्यक्ति मिलते हैं, जो असलहा दिखाकर उससे लूट कारित करते हैं और पैसे लेकर भाग जाते हैं। जिसकी तहरीर पर व्यापारी जाकर इसकी तहरीर देता है, तो अमरदीप अग्रवाल की तहरीर पर, जो रानी बाजार गोंडा का रहने वाला है, उसकी तहरीर पर मनकापुर थाने की पुलिस मुकदमा दर्ज पंजीकृत करती है और पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल के निर्देश पर, चूँकि पर्यवेक्षण उसमें अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज और सीओ मनकापुर नवीना शुक्ला करती है। इनके कुशल नेतृत्व में घटना का अनावरण 24 घंटे के भीतर कर लिया जाता है। क्योंकि जब मुकदमा पंजीकृत होता है तो चालक राजू यादव को पुलिस उठाती है, उससे पूछताछ करती है। थोड़ा कड़ाई से पूछताछ करने पर राजू यादव टूट जाता है। बताता यह है कि उसने एक डीसीएम जो है कर्जे पर ली थी, उसकी किस्त देनी थी, जिसको लेकर वो पैसे से परेशान था। तो अपना एक मित्र सोनू वर्मा, जो एलनपुर ग्रंट का रहने वाला है, उसको बुलाकर उसके साथ उसने एक झूठी लूट की घटना का कहानी तैयार किया और कहानी तैयार करके उसने व्यापारी को बताया कि मेरे साथ लूट हो गई, जिसके तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया। चूँकि मामला 24 घंटे के अंदर का था, पुलिस काफ़ी सक्रिय थी, जिसके तहत पूरी की पूरी धनराशि रिकवर कर ली गई। 3,36,000 रुपये की रिकवरी करके पुलिस जो है अपराधियों को जेल भेज देती है और आगे की विवेचना जारी रखती है। वही व्यापारियों में चूँकि पुलिस के इस कार्रवाई से बड़ा एक हर्ष होता है। उनका कहना है कि आज के रेट में पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल ने जितना सराहनीय काम किया है कि जिससे हमारा लूटा हुआ धन वापस आया, वही अंकित मित्तल के कहने पर व्यापारियों ने भरोसा दिखाया कि अब हम किसी भी एम्प्लॉय को बिना पुलिस वेरिफिकेशन के नहीं रखेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो लोगों में एक बात ये जाती है कि अब हमारा पुलिस में भी रिकॉर्ड गया है, इसलिए गलत काम करने से बचना चाहिए और
क्योंकि ऐसे लोगों की जानकारी भी पुलिस को हो जाती है, तो ले देकर कहीं ना कहीं व्यापारियों में एक पुलिस के प्रति एक विश्वास जगा है। प्राइम न्यूज़ गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी। बदायूं जिले में गंगा के सरस्वता में डूबकर 2 बच्चों की मौत हो गई। इन दोनों बच्चों में एक की उम्र 11 साल तो एक की उम्र 12 साल की है। मामला बदायूं जिले के कादर चौक थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव का है, जहां 2 बच्चे गांव के ही पास गंगा के सरस्वता में नहाने गए थे। नहाने के दौरान अचानक ये दोनों बच्चे गहरे पानी में चले गए, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बदायूं से विजय श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर कल देर शाम गोरखपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वासियों को सौगात दी। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात्रि विश्राम गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में किए और आज सुबह पूजा अर्चना करने के बाद जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर दूर दराज से आए फरियादियों की फरियाद सुनी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू सेवाश्रम में जनता दर्शन कार्यक्रम पहुंचे, जहां तकरीबन 200 से ज्यादा फरियादियों की फरियाद सुनी और उनकी समस्याओं को निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को सख्त दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो फरियादी आए थे, उनके साथ बच्चे थे, उनको प्यार दुलार भी करते हुए नजर आ रहे थे और सीधे तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन बच्चों को चॉकलेट भी दिए। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने बीच पाकर बच्चे भी काफी उत्साहित दिख रहे थे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर के दौरे पर आते हैं तो जनता दर्शन कार्यक्रम जरूर लगाते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से जनता दर्शन में आए फरियादियों की फरियाद सुनी। हालांकि जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन कार्यक्रम में समस्याएं पहुंची थी, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल प्रभाव से कहा, किसी के भी धन के अभाव में इलाज नहीं रुकेगा और जल्द से जल्द उनकी जो है स्टेट बनाकर शासन स्तर जाए और सभी को जो है इलाज हो पाए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो लोगों की जमीन कब्जा किए हैं, उन पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी रोक अपनाते हुए कहा, अधिकारियों से कहा कि जिनकी भी जमीन अवैध कब्जा किया है उसको तत्काल प्रभाव से निस्तारण कराएं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार जनता दर्शन कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोगों की फरियाद सुनी और सभी समस्याओं को निस्तारण भी कराए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सांसद से तभी जनता दर्शन कार्यक्रम लगाते थे और मुख्यमंत्री बनने के बाद से भी लगातार गोरखपुर के दौरे पर आते हैं तो जनता को निराश भी नहीं करते हैं। जनता की समस्याओं को सुनते हैं और समस्याओं को निराकरण के लिए विभाग को निर्देश भी देते हैं। कई बार तो अक्सर देखा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दर्शन आए फरियादियों को समस्या सुनते हैं, उसके बाद अधिकारियों को डांट फटकार भी लगाते हैं, क्योंकि जिले स्तर से, तहसील स्तर से, थाने स्तर से जो भी मामले आते हैं उस कहीं न कहीं अनसुना हो जाता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पास पहुंचते हैं फरियादी, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। इस बार ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी अधिकारियों को निस्तारण करने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं और बोले हैं कि सभी समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारण कराया जाए। कैमरा पर्सन जय प्रजापति के साथ अभिषेक सिंह, प्राइम न्यूज, गोरखपुर।